अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयब और आप देख रहे हैं अल अकेडमी ऑफिशियल। स्टूडेंट, लैपटॉप के ऊपर आज मेरा पहला लेक्चर है जो कि मैं आपको दूंगा। क्योंकि पहले मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर लेक्चर देता था, उससे पहले मैं ऐसे ही लेक्चर दे दिया करता था स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मोबाइल के अंदर। लेकिन इंशाल्लाह ताला अब से आपको जितने भी लेक्चर्स हैं वो लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर मिला करेंगे। तो चलें, पहला जो लेक्चर है आज का उसको शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो मेरा लेक्चर है वो है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरोसिस एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। तो स्टूडेंट, आज मैं जो आपको लेक्चर दूंगा उसमें सिर्फ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरोसिस वाला टॉपिक जो है उसको कवर करूंगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको सेंट्रीफ्यूगेशन को भी कवर करूंगा, क्योंकि ये दो अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो चलें, सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये देखें कि सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन है ना कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरोसिस की, वो है कि कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरोसिस इज ए सुपर प्रिसाइज वे ऑफ सेपरेटिंग चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स यूजिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए टिनी ट्यूब। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने यहां से स्टार्ट करना है और इसको कवर करना है टिनी ट्यूब तक। ठीक है, ये देखें, यहां तक इसकी डेफिनेशन है। लेकिन सिर्फ आपने डेफिनेशन को नहीं लिखना, साथ में ये जो एक्सप्लेनेशन है ये भी लिखनी है। अब सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूं तो ये एक जो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरोसिस है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स को अलहदा करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए। मतलब हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेंगे जिसके अंदर चार्ज्ड मॉलिक्यूल जो हैं उनको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हुए सेपरेट करेंगे। ठीक है, अब ये जो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरोसिस है इसको हमने कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरोसिस ही क्यों लिखा? मतलब कि जिसने भी ये प्रोसेस इजाद किया, ये मतलब के तरीका इजाद किया, उसने इसका नाम कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरोसिस ही क्यों लिखा? तो इसके लिए आप आ जाएं, ये देखें इधर मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि अगर ये दो वर्ड हैं कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरोसिस, अगर कैपिलरी की बात करें तो कैपिलरी जो है नैरो ट्यूब और कैपिलरी थ्रू विच दी सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल अकर। मतलब कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है, इसके अंदर जो आलात इस्तेमाल होंगे, जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होगा, उसके अंदर कैपिलरी मौजूद होगी। कैपिलरी एक ब्रीक सी ट्यूब होती है, ग्लास की बनी होती है, जिसके अंदर एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जो मॉलिक्यूल्स हमने चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनको सेपरेट करना है, वो एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जाएंगे कैपिलरी ट्यूब की मदद से। इसीलिए इन वर्ड्स में कैपिलरी का इस्तेमाल हुआ है। चलो, ये तो आपको पता चल गया कि कैपिलरी क्यों यूज हुआ है। आगे ये जो मतलब के मजीद एक्सप्लेनेशन है ये आप पढ़ लीजिएगा, इजी है, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की इतनी जरूरत नहीं। लेकिन अगर इलेक्ट्रोफोरोसिस की बात करें तो ये भी दो छोटे छोटे वर्ड हैं, एक इलेक्ट्रो और दूसरा फोरोसिस। अगर इलेक्ट्रो की बात करें तो ये ग्रीक वर्ड से निकला है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसका मतलब है एम्बर। अगर रिसेंट जो पुराना वक्त था एंशिएंट टाइम, उसमें पीपल डेट व्हेन एम्बर वाज रब्ड विद फर, जो एम्बर था जब उसको फर के साथ रगड़ा जाता था, इज अट्रैक्टेड लाइट वेट ऑब्जेक्ट लाइक फिदर। इसकी मैं मिसाल आपको डेली लाइफ में ये बताता हूं कि आपने क्या करना है कि एक कंगा लेना है, ठीक है, कंगा, उसको आपने अपने बालों में रगड़ना है और रगड़ने के बाद जमीन की तरफ उसको लेके जाना है। तो जमीन के ऊपर जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया, वो चार्ज मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा। जो पार्टिकल जमीन के ऊपर पड़े होंगे उनके ऊपर चार्ज मौजूद होगा और जो मतलब वो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर चार्ज जो है वो रगड़ने वाले कंगे के ऊपर जो चार्ज है उनके ऑपोजिट होगा। आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। तो क्या होगा कि जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे उनके ऊपर मुख्तलिफ मतलब चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, और कंगे के ऊपर भी या तो चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यही इधर उन्होंने बताया है। और आगे फोरोसिस की बात करें तो दिस सफिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड
इलेक्ट्रोफोरेसिस विच मींस एक्ट ऑफ कैरिंग और मूवमेंट। मैंने आपको बताया कि कैपिलरी के जरिए एक साइड से दूसरी साइड की तरफ चार्ज पार्टिकल जो हैं वो जाएंगे, बारीक सी ट्यूब। मैं आपको उसकी स्ट्रक्चर बताऊंगा नेक्स्ट, आप देख लेना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको पता चल जाएगा कि वो किस तरीके से दिखती है। तो चलें, ये तो आपको पता चल गया। फोरोसिस का मतलब है कैरिंग, एक्ट ऑफ कैरिंग और मूवमेंट, मतलब जाहिर सी बात है चार्ज पार्टिकल एक साइड से दूसरी साइड की तरफ, इनार्ड से कैथोड की तरफ या कैथोड से इनार्ड की तरफ जाना है, तो जाहिर सी बात है वो कैपिलरी एक यूज की गई है, कैपिलरी ट्यूब, उसी के जरिए जाएगा। तो अब आपको मैं नेक्स्ट बताता हूं, ये तो इटाइमोलॉजिकल मीनिंग बताया ना मैंने कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरोसिस का। अब अगर उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की तरफ आए तो इधर भी वही बात जो मैंने अंडरलाइन की है वही लिखा हुआ है कि कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरोसिस इज ए सुपर प्रिसाइज वे ऑफ सेपरेटिंग चार्ज मॉलिक्यूल्स यूजिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए टिनी ट्यूब। आगे क्या लिखा है, दिस वे ऑफ सेपरेटिंग द चार्ज मॉलिक्यूल्स इज मोर बेटर देन द ओल्ड मेथड लाइक जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। तो स्टूडेंट एफएससी में आपने पढ़ा हुआ है जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, ठीक है, जो कि फोरेंसिक लैब्स में यूज होता है डीएनए को मतलब देखने के लिए, क्योंकि फोरेंसिक लैब्स में मुख्तलिफ आते हैं मसाइल, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर किसी को कत्ल कर दिया जाए तो या किसी का रेप हो, तो वहाँ फोरेंसिक लैब्स में ऐसे मतलब के मसाइल आते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस वाला प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो ये जो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरोसिस है ये भी जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस की तरह का ही एक न्यू वेरिएंट है, या इसको कहें कि आने वाले वक्त में ये जो मौजूदा वक्त है इसमें एडवांस्ड मेथड है, ठीक है। तो काम दोनों का एक ही है, लेकिन जो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरोसिस है वो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस के मुकाबले में ज्यादा बेटर है, इसलिए इसको ज्यादा यूज किया जाता है। अब इसको मतलब नीचे मैंने रीजन भी बताई है कि क्यों यूज किया जाता है, क्या इसमें बेटर है। तो इट कैन सेपरेट मोर मॉलिक्यूल्स रियली वेल मेकिंग देम स्टैंड आउट क्लियरली फ्रॉम ईच अदर। मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल्स, चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, इनको सेपरेट करता है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, एक दूसरे से। नंबर 2 पे है यू ओनली नीड ए टिनी बिट ऑफ सैंपल फॉर दिस मेथड विच इज ग्रेटर व्हेन यू डोंट हैव ए लॉट टू स्पेयर। मतलब कि इसके अंदर जो सैंपल है ना वो आपको बहुत थोड़ा सा चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपके पास स्पेयर में भी मौजूद होना चाहिए सैंपल, सिर्फ थोड़ा सा सैंपल आपने लेना है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर डालना है, तो उसी के जरिए आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस वाला मेथड था उसके अंदर जो सैंपल यूज होता था उसी सैंपल का स्पेयर भी मौजूद होना चाहिए था, ताकि अगर उसमें कोई खराबी आ जाए, गड़बड़ी आ जाए या किसी वजह से जाया हो जाए तो पीछे मौजूद हो उसका सैंपल जिससे दोबारा हासिल किया जा सके। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जरूरत नहीं इतना ज्यादा। अब नंबर 3 पे अगर बात करें, दिस मॉडर्न टेक्निक कैन डू मोस्ट ऑफ द वर्क बाय देमसेल्व्स सो यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग मैनुअली। मतलब इसमें बताया है कि ये जो मेथड है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरोसिस ये ज्यादातर काम खुद ही कर लेता है, इंसान को जरूरत ही नहीं महसूस होती कि वो भी कुछ कर ले। थोड़ा सा काम इंसान को भी जाहिर सी बात करना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर काम ये खुद ही कर लेता है। नंबर 4 पे कौन सा है, दिस मेथड कैन एनालाइज लॉट्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन्स, डीएनए एंड स्मॉल केमिकल्स व्हिच इज यूजफुल फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ साइंटिफिक स्टफ, ठीक है। मतलब कि सेपरेट करता है मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि प्रोटीन्स, डीएनए, स्मॉल केमिकल्स, और इनको सेपरेट करता है, ठीक है। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ चल गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैंने इधर लिखा हुआ है कि हाउ इट वर्क्स, मतलब ये काम कैसे करेगा इंस्ट्रूमेंट। पहले ये तरीका जो है, जो इंस्ट्रूमेंट है, मेथड इसके अंदर जो भी होगा उसको समझ लेते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से होता है और कैसे इसके अंदर काम होगा। तो ये देखें, सबसे पहले इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इनॉर्ड, और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है कैथोड, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आपको पता है, इसकी कोई इतनी जरूरत नहीं बताने की कि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इनको। तो जाहिर सी बात है एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा प्रोटॉन और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव चार्ज कैथोड इनॉर्ड जो भी है, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये गुंबद नुमा जो कैपिलरी है, इसकी मैं आपको बता रहा था कि कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरोसिस में इसका क्यों वर्ड यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये कैपिलरी यूज हुई है, गुंबद नुमा उन्होंने बना के दिखाई हुई है कि इस साइड से सैंपल जो है ना वो दूसरी साइड की तरफ जाएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद,
ठीक है। तो आगे क्या होगा कि इधर डिटेक्टर लगा होगा जो कि वो चार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट भी करेगा। अब इधर जो डिटेक्टर है वो कंप्यूटर हो सकता है, जाहिर सी बात है। ये अब मैं आपको लैपटॉप के ऊपर लेक्चर दे रहा हूं, तो क्या होगा कि अगर मैं ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये मेरे पास मौजूद हो, तो मैं उसके जो मतलब के इंस्ट्रूमेंट है उसको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करूंगा। तो जो भी डाटा होगा वो सेंसर उसके अंदर लगे होंगे जो सेंस करके मॉलिक्यूल्स को, तो उनको प्रॉपर्टीज, केमिकल्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज और सारा कुछ जो है वो मुझे लैपटॉप के ऊपर शो कर देगा। तो इसलिए डिटेक्टर जो है वो कंप्यूटर होगा। ठीक है, तो यही कुछ है, कोई इतना मुश्किल नहीं। तो अब हाउ इट वर्क्स के अंदर पढ़ते हैं कि मैंने क्या लिखा हुआ है कि यू केयरफुली पुट योर सैंपल इनटू वन एंड ऑफ वेरी थिन ट्यूब। मतलब कि ये जो ब्रीक सी ट्यूब है ना उसके अंदर आपने सैंपल को पुट करना है। नंबर 2 पे है देन यू टर्न ऑन ए स्पेशल इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द ट्यूब। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है जिसके जरिए वो एक साइड से दूसरी साइड की तरफ चार्ज पार्टिकल्स जाएंगे। नंबर 3 पे है द इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स चार्ज मॉलिक्यूल्स इन योर सैंपल। ठीक है, जो मूव थ्रू द ट्यूब एट डिफरेंट स्पीड्स डिपेंडिंग ऑन देयर साइज एंड चार्ज। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रोवाइड करेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, वो चार्ज मॉलिक्यूल्स को एक साइड से दूसरी साइड की तरफ लेके जाएगी। किस बेस पे? साइज और चार्ज की बेस पे। किस बेस पे? साइज और चार्ज की बेस पे। ये एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना। आगे, व्हेन द मॉलिक्यूल्स reach the other end of the tube you can see them using special detectors like UV light or fluorescence। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स दूसरी साइड पे पहुंचेंगे ना, जैसे फर्ज कर लें कि पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहा है, तो जब वो नेगेटिव साइड पर पहुंच जाएगा तो वहां कुछ डिटेक्टर भी लगे होंगे। ठीक है, जिसको यूवी लाइट भी मतलब कि यूवी लाइट भी यूज हो सकती है डिटेक्टर की जगह, या कुछ फ्लोरेसेंस भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी डिटेक्ट करेंगे उस मॉलिक्यूल्स को। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, पूरा प्रोसेस देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल सेटअप के, इसके अंदर कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा। तो नंबर 1 पे है हाई वोल्टेज पावर सप्लाई। सीधी सी बात है, पावर सप्लाई हमने देनी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, फिर सैंपल जो है वो एक साइड से दूसरी साइड की तरफ चार्ज मॉलिक्यूल जो है वो जाएंगे सैंपल के अंदर, जो भी चार्ज मॉलिक्यूल हैं। तो नंबर 2 पे है सैंपल इंट्रोडक्शन सिस्टम। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है, ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये एक ऐसा सिस्टम है जहां हमने अपने सैंपल को पुट करना है। इधर लिखा भी हुआ है दिस इज वेयर द सैंपल यू वांट टू एनालाइज। मतलब कि जो सैंपल आप एनालाइज करना चाहते हैं इज पुट इनटू द सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर पुट करना है। थिंक ऑफ इट लाइक लोडिंग योर फोन विद म्यूजिक बिफोर ए ट्रिप। ये मैंने एग्जांपल आपको डेली लाइफ में बताई है कि अगर आप किसी ट्रिप पर जाएं तो क्या होगा, आप क्या करते हैं कि अपने मोबाइल को फुली चार्ज कर लेते हैं, और चार्ज करने के साथ साथ क्या करते हैं कि उसके अंदर कोई ना कोई म्यूजिक ऐड कर लेते हैं, मूवीज, नाते, तकारीर, कुछ ना कुछ आप उसके अंदर ऐड कर देते हैं ताकि आपकी जो ट्रिप है वो आसानी से गुजरे, आप बोर ना हो। तो उसी तरीके से हमने जब इस इंस्ट्रूमेंट को चलाना है तो पहले सैंपल इंट्रोडक्शन सिस्टम जो इसके अंदर मौजूद है उसके अंदर हम अपना सैंपल पुट करेंगे, तो फिर ही कोई काम मुकम्मल होगा। जाहिर सी बात है, जब सैंपल होगा तो उसी को हमने एनालाइज करना है ना, जब सैंपल ही नहीं होगा तो हमने एनालाइज क्या करना है। तो अब नेक्स्ट 3 पॉइंट पे कैपिलरी ट्यूब, इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, वही बात है कि कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर यूज होनी है। सीधी सीधी लाइन मैं कोशिश करता हूं कि स्टूडेंट को सिंपली वर्ड्स, जो सिंपल वर्ड्स हैं उसके अंदर लेक्चर दूं। तो मैं जो लाइनें लिखता हूं लेक्चर के अंदर वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, उनको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है मेरा काम है, मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाना है। नंबर 4 पे है डिटेक्टर। वही बात कि दिस इज लाइक द आईज ऑफ द सिस्टम। इसको आप सिस्टम की आईज, आंखें भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अपनी आंखों से चीजें देखते हैं, इसी तरीके से जो सिस्टम के अंदर डिटेक्टर है वो भी आंखों की तरह ही काम करता है। ठीक है, उसने सैंपल को डिटेक्ट करना होता है। आगे आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऊपर ही आउटपुट आता है ना। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है कि जिसको हम इनपुट देते हैं और वो हमें रिजल्ट आउटपुट में दे देता है। तो जाहिर सी बात है जब इसके पास इनपुट आएगा तो ये आउटपुट हमें देगा। आगे टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस, कुछ सेंसर या कुछ डिवाइसेस इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर लगी होती हैं, इस मशीन के अंदर लगी होती हैं जो कि टेम्परेचर को भी कंट्रोल करती हैं। क्योंकि आपको पता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर टेम्परेचर ज्यादा चाहिए और कुछ के अंदर कम चाहिए।
तो उसी हिसाब से टेम्परेचर ने भी ऊपर नीचे होना है, तो वो टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस अंदर होगी इस डिवाइस के अंदर, तो फिर ही कोई काम होगा ना टेम्परेचर का। तो इसलिए टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस भी जरूरी होती है जो कि इसके अंदर मौजूद होती है। नेक्स्ट, अब ये पूरा प्रोसेस है, मतलब पीछे तो इंस्ट्रूमेंट बताया ना, इंस्ट्रूमेंटल सेटअप के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर होंगे और किस तरीके से सेटअप होगा। अब ये तरीका मतलब मुकम्मल के किस तरीके से वो वर्क करेगा, क्या क्या होगा उसके अंदर। तो देखें, सबसे पहले है कि द हाई वोल्टेज पावर सप्लाई क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट हेल्प्स मूव द सैंपल थ्रू द कैपिलरी ट्यूब, कि जो हम सप्लाई देंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, उस इलेक्ट्रिसिटी ने जो चार्ज मॉलिक्यूल हैं सैंपल के अंदर, उनको कैपिलरी ट्यूब के जरिए एक साइड से दूसरी साइड की तरफ भेजना है। नंबर 2 पे क्या होगा, सबसे पहले ये काम होगा। नंबर 2 पे होगा सैंपल स्टार्ट्स एट वन एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब द इनार्ड एंड मूव टू द अदर एंड द कैथोड। इधर उन्होंने बताया कि सैंपल जो है वो पॉजिटिव, जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव साइड इनार्ड, उसकी तरफ से मूव करना शुरू होगा और पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है। नंबर 3 पे है द कैपिलरी ट्यूब इज फिल्ड विद अ स्पेशल लिक्विड कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। इसके अंदर बफर सॉल्यूशन भी यूज हमने करना है। ठीक है। बफर सॉल्यूशन का मकसद क्या होगा, उसका मकसद ये होगा कि बफर सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को भी पास कराने के लिए जरूरी है, और नंबर 2 पे ये है कि वो जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं बफर सॉल्यूशन के जरिए इजीली स्मूथली एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जाएंगे, उनको इतनी परेशानी नहीं होगी। जाहिर सी बात है लिक्विड है तो उसके अंदर भी रगड़ महसूस होगी, जाहिर सी बात है अगर हम जंप करें पानी के अंदर तो पानी हमें रेजिस्ट करता है, हमें पीछे को धकेलता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आगे की तरफ जाएं, तो रेजिस्टेंस भी होगी। तो मतलब कि जो ये है बफर सॉल्यूशन, ये रेजिस्टेंस को कम करेगा और चार्ज पार्टिकल्स को स्मूथली एक साइड से दूसरी साइड की तरफ भेजेगा। और आगे वाला है एट द एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब देयर इज अ स्पेशल डिटेक्टर कॉल्ड ए फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। मतलब कि कैपिलरी ट्यूब के एंड पर कुछ स्पेशल डिटेक्टर होंगे जिनको फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। आगे इसके बाद क्या है कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि इट हेल्प्स टू फिगर आउट व्हाट द सैंपल इज मेड ऑफ बाय लुकिंग एट हाउ इट रिएक्ट्स टू लाइट। मतलब कि ये जो फोटो मल्टीप्लायर है इसका क्या काम है, ये क्या हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा कि सैंपल जो है वो किस चीज से बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जो लाइट आगे डिटेक्टर के जरिए लाइट उसके ऊपर पड़ेगी तो वो उस लाइट के साथ रिएक्ट करेगा। सैंपल जो है ये चार्ज पार्टिकल्स जो है वो उस लाइट के साथ रिएक्ट करके कुछ ना कुछ रिएक्शन देंगे। तो जाहिर सी बात है उन रिएक्शंस के जरिए ही हमें पता चलेगा कि ये चार्ज पार्टिकल्स कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफोरोटिक मोबिलिटी। तो स्टूडेंट इधर मैंने ये काफी सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, लेकिन अभी मैं आपको लेके चलता हूं सिंपल वर्ड्स में जो कि मैंने आपको आसानी के लिए इधर नोट पैड में लिखे हुए हैं। तो देखें इलेक्ट्रोफोरोटिक मोबिलिटी के लिए मैंने इधर लिखा है कि फर्ज कर लें इमेजिन यू हैव ए बंच ऑफ टीनी पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन ए लिक्विड लाइक सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर। मतलब फर्ज कर लें कि आपने एक पानी का टब लिया है तो उसके अंदर आप नमक ऐड कर देंगे। ठीक है। अब नमक आपको पता है NaCl, बाहर NaCl इकट्ठा है, ठीक है, NaCl के साथ मिलकर इकट्ठा नमक बनाते हैं, लेकिन जब हम पानी के अंदर उसको फेंकेंगे तो वो पानी के साथ मिक्स होगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव चार्ज के ऊपर आ जाएंगे। उनके ऊपर एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है। वो चार्ज पार्टिकल्स होंगे, उनका क्या फायदा होगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा तेजी से पास करेगी क्योंकि चार्ज मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उसके अंदर। ठीक है। तो इधर है कि फर्ज कर लें कि आपके पास छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि पानी के अंदर तैर रहे हैं और उसकी मिसाल इन्होंने नमक से दी है। When you apply an electric voltage to this liquid, these particles start move। अब ये जो पार्टिकल्स हैं चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ये मूव करना शुरू हो जाएंगे जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी। दिस मूवमेंट हैपेंस बिकॉज द पार्टिकल्स हैव इलेक्ट्रिक चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। वही बात जो मैंने पहले बताई है कि उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा और या नेगेटिव, एंड दे गेट पुश्ड और पुल्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय वोल्टेज। और ये जो है पुश या पुल किए जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के जरिए। ठीक है। एक साइड से दूसरी साइड की तरफ धकेले जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोफोरोटिक मोबिलिटी। जो उधर हमने इलेक्ट्रोफोरोटिक मोबिलिटी को एक्सप्लेन करना था, इधर उसके बारे में अब बात करेंगे हम। This is just like a fancy way of saying how fast these charged particles move under the influence of an electric field।
इन्होंने बताया है कि इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी एक फैंसी मेथड है जिसके जरिए हम सिर्फ ये पता करते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल्स है जब उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए तो वो कितनी तेजी से मूव करेंगे एक साइड से दूसरी साइड। जाहिर सी बात है उनकी स्पीड कुछ ना कुछ होगी ना, या तो वो स्लोली एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जाएंगे या बहुत तेजी से जाएंगे। तो उसकी फास्ट स्पीड या स्लो स्पीड को ही चेक करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी वाला प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, इट्स लाइक आस्किंग हाउ फास्ट डज ए कार गो व्हेन यू प्रेस द एक्सेलरेटर। ये भी एग्जांपल डेली लाइफ में यूज होती है और मैंने इधर लिखी हुई है कि अगर आप कार के एक्सेलरेटर को दबाएं तो कार की स्पीड तेज होती है। ठीक है, उसी तरीके से जब हम चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तो उनकी स्पीड तेज होती है जितने ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स होंगे। मतलब एक चार्ज जो पार्टिकल है उसके ऊपर जितना चार्ज होगा +1 +2 +3 इस तरीके से जितना ज्यादा चार्ज होगा या -1 -2 -3 जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतनी तेजी से मूव करेगा पार्टिकल, और जिसके ऊपर जितना कम होगा वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा। द स्पीड एट विच दिस पार्टिकल मूव डिपेंड्स ऑन फ्यू थिंग्स। मतलब कि जिस स्पीड पर ये पार्टिकल मूव करेगा ना वो कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करेंगे। फर्स्ट इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच द चार्ज पार्टिकल्स है। मतलब पहले नंबर पे ये है कि वो जो पानी के अंदर नमक जब हल हुआ है तो वो चार्ज उनके ऊपर आ गया है, तो कितना चार्ज आया है। मतलब कि पार्टिकल के ऊपर ज्यादा चार्ज है या कम है। अगर ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, और अगर कम होंगे तो कम तेजी से मूव करेंगे। इमेजिन इट्स लाइक द साइज ऑफ इंजन इन ए कार। मतलब अब इधर कार के अंदर इंजन की मिसाल दे दी है कि अगर इंजन ज्यादा पावरफुल होगा तो कार भी तेजी से मूव करेगी, अगर स्लो होगा तो कार भी स्लो करेगी। इसी तरीके से अगर चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा तो वो तेजी से मूव करेगा, अगर कम होगा तो वो कम तेजी से मूव करेगा। बट देयर इज अनदर फैक्टर प्ले, लेकिन इसके अलावा एक और फैक्टर भी इसके ऊपर रोल करता है, द साइज ऑफ द पार्टिकल एंड हाउ थिक द लिक्विड इज। मतलब कि दूसरा फैक्टर ये है कि पार्टिकल का साइज कितना है। अगर बड़ा साइज होगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा, लेकिन अगर छोटा साइज होगा पार्टिकल का तो वो तेजी से मूव करेगा। और उसके साथ थिक द लिक्विड इज, मतलब जो जिस सॉल्यूशन या जिस लिक्विड की हम बात कर रहे हैं कि जिसके अंदर से पार्टिकल मूव करेगा, जैसे कि बफर सॉल्यूशन है, तो वो उसकी थिकनेस भी डिपेंड करेगी इसके ऊपर। मतलब जितना ज्यादा थिक होगा उसके अंदर से चार्ज पार्टिकल्स उतना आहिस्ता आहिस्ता से मूव करेगा। जाहिर सी बात है उसने रेजिस्ट करना है, उसके मुखालिफ जोर लगाना है उसको के पीछे धकेले, लेकिन उसने तो आगे बढ़ना है लेकिन फिर आहिस्ता 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 आहिस्ता। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आंधी तूफान चल रहा हो, जब बहुत तेजी से आंधी तूफान चल रहा हो और हम भागने की कोशिश करें जिस साइड से हवा आ रही है, तो जाहिर सी बात है हवा ने हमें रेजिस्ट करना, पीछे को धकेलना, तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी। यही बात इधर है कि लिक्विड की थिकनेस को भी जो है ना वो डिपेंड करती है कि वो स्पीड को तेज करेगी या कम करेगी। पिक्चर दिस लाइक द शेप ऑफ कार एंड द रोड कंडीशन। ठीक है, कार की शेप और रोड की कंडीशन के, अगर रोड स्मूथली होगा तो कार तेज, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं ताकि जल्दी से कवर कर लूं इस लेक्चर को और आपको परेशानी ना हो। तो स्टूडेंट अब इसके अंदर दो इक्वेशंस हैं, नंबर 1 ये है, ठीक है, और नंबर 2 ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, अब अगर नंबर 1 इक्वेशन की बात करें तो ये जो माइक्रो ईपी है ना ये इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ही है, और आगे जो क्यू एफ है ना। अब स्टूडेंट इधर मुझे मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो सिंबल्स हैं वो ज्यादा यूज करनी अभी नहीं आती, तो मैंने इधर जो मैथमेटिकल सिंबल्स हैं वो नहीं लगा सका ज्यादातर। तो आपने याद रखना है कि इधर जो है ना क्यू एफ, असल में क्यू जो है वो ऊपर है और एफ नीचे है। मतलब जैसे क्यू ओवर एफ, ठीक है, क्यू चार्ज है, एफ फ्रिक्शन है। जाहिर सी बात है अगर ज्यादा होगी तो माइक्रो ईपी जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, तो जो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन हुआ तो एफ ने फ्रिक्शन ने नीचे आना है। ठीक है, तो बटे के नीचे एफ हमने लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा क्यू चार्ज, जितना ज्यादा हम चार्ज उसको प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट रिलेशन है और इसने ऊपर आना है। डायरेक्ट रिलेशन हमेशा ओवर के ऊपर या बटे के, जिसको हम उर्दू में बटा कहते हैं, बटे के ऊपर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट भी यही है कि नेक्स्ट भी इसी को लिखा हुआ है क्यू
चार्ज तो जाहिर सी बात है क्यू के साथ रिलेट किया, लेकिन एफ जो है फ्रिक्शन जो है इधर स्टोक्स लॉ का जो फार्मूला है ना उसके साथ इसको लिखा हुआ है 6 पाई ईटा आर। ठीक है, ये हमने एफएससी में पढ़ा हुआ है फिजिक्स में शायद, कि 6 पाई ईटा आर भी हमने उधर पढ़ा हुआ था। ठीक है, इधर क्या है कि फ्रिक्शन को 6 पाई ईटा आर के साथ डिनोट किया गया है, वेयर एफ जो है मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, फ्रिक्शन है। ये थोड़ी सी लाइनें जो है गलत लग रही हैं। अच्छा, वेयर एफ फॉर स्फेरिकल पार्टिकल्स इज गिवन बाय स्टोक्स लॉ, ये जो है विस्कोसिटी को इस सिंबल के साथ डिनोट किया गया है। ये जो है ना ये विस्कोसिटी है, मतलब कितना विस्कस है सॉल्यूशन। जितना ज्यादा गाढ़ा होगा, विस्कस कहते हैं गाढ़ेपन को, जितना गाढ़ा होगा मूवमेंट पार्टिकल की उतनी स्लो हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोफोरोटिक मोबिलिटी जो है उसका इसके साथ जो रिलेशन इनवर्स, तो जाहिर सी बात है क्यू बटा 6 पाई ईटा आर, जो ईटा है वो नीचे आ गया, इसका मतलब कि इनवर्स रिलेशन है, इलेक्ट्रोफोरोटिक मोबिलिटी कम होगी अगर इसका जो मतलब कि सॉल्यूशन का गाढ़ापन ज्यादा होगा। तो आगे क्या है कि आर जो है ना, आर रेडियस ऑफ द एटम या मॉलिक्यूल जितना ज्यादा बड़ा होगा वो इलेक्ट्रोफोरोटिक मोबिलिटी उतनी कम होगी, तो रेडियस भी ज्यादा होगा, तो वो नीचे है, इनवर्स रिलेशन आ गया। तो द रेट एट विच दिस आयंस माइग्रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय द चार्ज टू द मास, वही कुछ जो मैंने अभी आपको बताया है वही कुछ लिखा हुआ। अब नेक्स्ट ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसके अंदर v जो है वो वेलोसिटी है, या इसको दूसरा नाम स्पीड भी देते हैं। तो ये किसके बराबर होता है, माइक्रो ई पी। माइक्रो ई पी तक जो है ना वो तो यही है माइक्रो ई पी, इलेक्ट्रोफोरोटिक मोबिलिटी। और आगे ई जो है वो क्या है, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लिखा हुआ है, ये है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा प्रोवाइड करेंगे स्पीड ज्यादा होगी। वही उसकी स्पीड को डिनोट किया हुआ है इधर फार्मूले के जरिए या इक्वेशन के जरिए कि ये डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी स्पीड उसकी पार्टिकल की ज्यादा होगी, और जितनी इलेक्ट्रोफोरोटिक मोबिलिटी ज्यादा होगी स्पीड ज्यादा होगी, इसीलिए माइक्रो ई पी ई लिखा हुआ है। ठीक है, इधर लिखा है दिस रिलेशन शोज दैट ए ग्रेटर वोल्टेज विल क्विकन द माइग्रेशन ऑफ द आयनिक स्पीशीज। वही बात। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसकी टाइप्स हैं कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरोसिस की। तो स्टूडेंट इसकी कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, अब इधर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब मैंने डाटा कलेक्ट किया था कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरोसिस एंड सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में, तो इधर जब मैंने इसकी टाइप्स के बारे में सर्च किया ना, तो काफी सारी वेबसाइट्स के मैंने देखा। तो जब मैंने सबसे पहले टाइप्स ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरोसिस को सर्च किया तो ये कुछ टाइप्स इसकी सामने आई। तो मैंने एक और वेबसाइट देखी, तो जब उसके अंदर मैंने देखा कि टाइप्स ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरोसिस, लेकिन उधर टाइप्स ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रो सेपरेशन मेथड लिखा हुआ था। टाइप्स यही थी, लेकिन उधर कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरोसिस की जगह कैपिलरी इलेक्ट्रो सेपरेशन मेथड लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि शायद कुछ डाटा गलत कलेक्ट हो गया। तो मैंने इस कंफ्यूजन को मुकम्मल करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, इसके बारे में फिर मैंने सर्च किया चैट जीपीटी के ऊपर कि क्या कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरोसिस और कैपिलरी इलेक्ट्रो सेपरेशन मेथड एक ही हैं या डिफरेंट है। क्योंकि जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तो इनकी टाइप्स तो सेम आ रही हैं, लेकिन ये हेडिंग मुख्तलिफ है। तो क्या हुआ था कि उन्होंने चैट जीपीटी के ऊपर मुझे आंसर दिया कि ये दोनों एक ही चीजें हैं। तो लिहाजा अगर आपके सामने भी कभी टाइप्स ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरोसिस की जगह इलेक्ट्रो सेपरेशन मेथड आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें एक ही हैं, इनकी टाइप्स भी एक ही हैं। तो चलें अब पहले इनकी टाइप्स कर लेते हैं। सबसे पहली टाइप है कैपिलरी जोन इलेक्ट्रोफोरोसिस। इसके अंदर क्या है, दिस टाइप सेपरेट्स मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन दियर चार्ज, साइज एंड चार्ज। वही बात है कि ये भी एक मेथड है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरोसिस का, जिसके अंदर हम सेपरेट करते हैं मॉलिक्यूल्स को किस बेस पे, साइज और चार्ज की बेस पे, विच इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड यूजफुल फॉर मेनी थिंग्स। ठीक है, कैपिलरी जोन इलेक्ट्रोफोरोसिस के अंदर हम साइज और चार्ज की बेस पर मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं, चार्ज मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, इट इज ए पावरफुल टूल फॉर द एनालिसिस ऑफ चार्ज स्पीशीज इन वेरियस सैंपल। ये एक बहुत पावरफुल टूल है एनालाइज ऑफ चार्ज स्पीशीज, मतलब कि चार्ज स्पीशीज, चार्ज मॉलिक्यूल्स या चार्ज पार्टिकल्स को एनालाइज करने के लिए। और इसमें किस किस चीज को हम एनालाइज कर सकते हैं, तो ये चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहले हम प्रोटीन को भी एनालाइज कर सकते हैं, पेप्टाइडेज को भी, न्यूक्लिक एसिड को भी, कार्बोहाइड्रेट एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये सब कुछ जो है हम कर सकते हैं इसके अंदर। आगे है कि CZD ऑफर्स ए सेवरल, इसके अंदर इसके एडवांटेजेस क्या हैं।
इसके एडवांटेजेस में है कि ये हाई रेजोल्यूशन देता है, हमें हाई एफिशिएंसी देता है, लो सैंपल कंजम्पशन होती है, इसके अंदर भी सैंपल ज्यादा नहीं चाहिए, कम सैंपल के साथ ही हम अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं। आगे है रैपिड एनालिसिस टाइम्स, इसके अंदर टाइम भी कम लगता है। नंबर 2 पे है इसकी टाइप माइसेलर इलेक्ट्रोकाइनेटिक क्रोमाटोग्राफी। इसके अंदर क्या है कि हम टिनी सोप लाइक थिंग्स ऐड करते हैं, ठीक है, जिसके जरिए हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करेंगे। आपको पता है कि पीछे चार्ज पार्टिकल्स को हमने सेपरेट किया, चाहे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था चाहे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, लेकिन माइसेलर इलेक्ट्रोकाइनेटिक क्रोमाटोग्राफी के जरिए हम उन पार्टिकल्स को भी सेपरेट करके एक साइड से दूसरी साइड की तरफ लेके जा सकते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है, और जिनके ऊपर कोई चार्ज ना हो उनको न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कहते हैं, कि न्यूट्रल नो चार्ज, ठीक है। तो जिनके ऊपर चार्ज था वो तो चले अपने मुखालिफ चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो गए, लेकिन जिनके ऊपर चार्ज ही नहीं बेचारों के ऊपर, उनका क्या बनेगा? तो उनको भी एक साइड से दूसरी साइड की तरफ मूव करवाने के लिए हम सोप लाइक थिंग, साबन नमा चीज को उसके साथ एंटर करते हैं ताकि जो चार्ज मॉलिक्यूल्स के अलावा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं वो भी मूव कर सके, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो याद रखना है, ये एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है कि कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरोसिस की टाइप में से वो कौन सी टाइप है जिसके अंदर हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को भी एक साइड से दूसरी साइड मूव करवा सकते हैं। तो आपने बताना है माइसेलर इलेक्ट्रोकाइनेटिक क्रोमाटोग्राफी। आगे ये थोड़ी सी मतलब एक्सप्लेनेशन है, मैं अभी आपको बता सकता हूं लेकिन लंबी हो जाएगी ज्यादा वीडियो। तो ये सीधी सीधी बातें हैं कि कंबाइंस प्रिंसिपल ऑफ बाथ क्रोमाटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोफोरोसिस के इसके अंदर प्रिंसिपल दोनों के क्रोमाटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरोसिस के जो प्रिंसिपल हैं उनको मिलाकर ये मतलब कि काम करता है, ठीक है। इट इज ए वेरिएशन ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरोसिस वेयर सर्फेक्टेंट्स आर एडेड टू द बफर सॉल्यूशन टू एनहांस द सेपरेशन ऑफ एनालाइट्स। वही बातें हैं कि एनालाइट्स वही सैंपल है, सैंपल के अंदर न्यूट्रल पार्टिकल्स को मूव करने के लिए हम सर्फेक्टेंट से जो साबन है उसको हम बफर के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। बफर एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर हम सोप लाइक थिंग्स ऐड करते हैं जिसको सर्फेक्टेंट्स भी कहा गया है इधर माइसेलिस, ठीक है। तो इसको ऐड करते हैं ताकि जो चार्ज मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी मूव करवाया जा सके। नेक्स्ट कौन सी है? कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। ये जो टाइप है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरोसिस की, ये जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस की तरह की ही एक मतलब के तरीका है। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स को साइज की बेस पर हम इसमें सेपरेट करते हैं और इसके अंदर हेल्पफुल फॉर बिगर वंस प्रोटीन्स एंड डीएनए, ठीक है। प्रोटीन और डीएनए को भी मतलब कि ये हेल्प करता है कि उनके चार्ज पार्टिकल्स को मूव करवाए एक साइड से दूसरी साइड की तरफ। और ये सारा कुछ आप देख लीजिएगा। अगर आगे आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग है ये भी आप देख लीजिएगा, सीधा सीधा है। तो अगर इनमें कोई परेशानी हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आपको वहीं आंसर दूंगा। अगर वहीं ना दे सका तो दोबारा उसके ऊपर वीडियो बना के बता दूंगा। तो आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अभी ये आगे इसके यूजेस भी हैं, ठीक है। यूजेस भी सीधे सीधे हैं जिनके अंदर के अगर मेन ही बता दूं कि क्या क्या यूजेस कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होता है। तो ये जेनेटिक रिसर्च में यूज होता है। नंबर 2 है क्लिनिकल डायग्नोस्टिक के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। फोरेंसिक साइंस में फोरेंसिक लैब्स में यूज होता है, ठीक है। आगे बायोटेक्नोलॉजी में भी ये यूज होता है, उसके अंदर भी मुख्तलिफ जगह हैं जहां ये यूज होता है, ठीक है। ये सारा कुछ आप पढ़ लीजिएगा, सीधा सीधा मैंने लिखा हुआ है। मैं इसीलिए पीछे भी मैंने कई बार इसके ऊपर डिस्कस किया है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में रट्टा सिस्टम बहुत ज्यादा है जिसको हमने कम करना है। तो उसी रट्टा सिस्टम को कम करने के लिए मैं इजी वर्डिंग में आपके लिए लिखकर लेक्चर्स को लाता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। और जहां तक मैं समझा दूं वहां तक तो आप मुझसे समझें, और जहां मैं लंबी वीडियो ना बनाना चाहूं और खत्म कर दूं वहां आप खुद भी पढ़ सकें और आपको समझ चल जाए। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ चली होगी। अगर लेक्चर की समझ चली है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो अभी मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन वाले टॉपिक के ऊपर मैं आपको लेक्चर दूंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।